जेड प्लस सिक्योरिटी से लेकर पीएम मोदी और सीएम हेमंत सोरेन तक धड़ाधड़ और फटाफट राज उगलते हुए दिखाई दे रहे हैं डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो। दोस्तों, प्रभात खबर के संवाद में पहुंचे थे। वहां पर दोस्तों बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं और वो मुद्दे किस एतबार से उठाए गए हैं वो जो है वो को लेकर के या उस एतबार से नहीं, सवालिया एतबार से। और वो कैसे जवाबात देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सारा कुछ मैं आप लोगों के सामने जो है वो रखने वाला हूँ। वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाले हैं। आप इस वीडियो पे आए हैं तो आप इस वीडियो में रुक जाएं, क्योंकि इसी वीडियो में सारा कुछ जानकारियां दोस्तों मिलने वाली है। और ये इस तरीके के वीडियोस जो आप लोगों तक पहुंचती है और या आप लोग देखते हैं, ये अंदरूनी खुलासे होते हैं। दिल की बात जो होती है वो दिल की बात निकलती है। तो ये जेड प्लस सिक्योरिटी से लेकर के पीएम मोदी तक और सीएम जो है वो हेमंत सोरेन तक कैसे कैसे और कैसे किस तरीके से बात बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप इस वीडियो पर आए हैं, आखिर तक देखें। तो वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं और वीडियो सबसे पहले आप लोगों को हम दिखाते हैं। वीडियो देखें, उसके बाद आगे की हम बहुत सारी बातें करेंगे। ये वीडियो देखें कि कैसे सवाल किए और कैसे कैसे ये जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो देखें दोस्तों। आंदोलन के क्रम में जो आपने वादे किए, उसके बाद विधायक के रूप में जो मुद्दे उठाए, उसे पूरा हम्म। करना कितना संभव लग रहा है? निसंदेह एक आंदोलन के रूप में, एक आंदोलनकारी के रूप में कार्य को करना और आप एक विधायक के रूप में जब चयन होकर आते हैं, ऊपर से आप विपक्ष में आकर बैठते हैं, तो चुनौतियां तो हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। हम्म। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जिन मुद्दों के साथ, जिन वादों के साथ मैं आया हूँ, उनको हम्म। लेकर मैं सक्रिय भी हूँ। और लगातार विधानसभा का सत्र नहीं चलने के बाद भी मैं जो निवेदन और याचिका होती है उनके माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहता हूँ। सही तो बात है। निसंदेह चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं एक्टिव रहूं और मैं लगातार अपने विषयों को लेकर चिंतनशील रहूं तो शायद काम हो जाएंगे। हम्म। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार। 1932 खतिहान आधारित नियोजन नीति केवल मुद्दा है या लागू भी होगा, क्या लगता है? देखिए, सही ये है। तो सरकार की मंशा पे निर्भर करती है। और सही जब है। से हम लोग भी जब से राज्य को जाने हैं, तब से हम लोग इस स्लोगन को सुने हैं कि 1932 का कतियान झारखंड की पहचान। तो हम्म। निसंदेह ये राज्य की भावना है। और आज इस राज्य के युवाओं को सबसे पहले अगर कुछ चाहिए तो हमें लगता है कि सशक्त नीति चाहिए। नीति अच्छा। नहीं होने के कारण आज हमारे राज्य के युवा भारी संख्या में पलायन कर रहे हैं। आज आप हम्म। किसी विभाग में चले जाएं, अब तो आउटसोर्सिंग भी हो गया है। और आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी जो है हमारे जो स्थानीय युवा हैं उनके हक अधिकार को कहीं ना कहीं डैमेज करने का काम किया जा रहा है। तो सरकार अच्छा। को ये सबसे गंभीर विषय है इस राज्य का। इस पर त्वरित समाधान चाहिए और उन्हें स्थानीय नीति तो परिभाषित करनी चाहिए, एक सटीक और मजबूत स्थानीय नीति, जिससे कि इस राज्य की पहचान भी हो जाए और यहाँ के युवा को निराशा भी हाथ ना लगे। सही है, बहुत अच्छी विधायक बात जी, है। आप नीति की बात कर रहे हैं। सरकार ने 75% आरक्षण का नीति लगाया दिया स्थानीय को देने का, फिर कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो ऐसे में नीतियाँ कब कैसे लागू होगी? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले जो सरकार बनती है तो सरकार के महाधिवक्ता होते हैं, हम्म। सरकार के तमाम जो मंत्री होते हैं उनके आईएएस लेवल के आप सचिव होते हैं। अच्छा। बेशक जो हमारे मंत्री विधायक और सरकार में जो चयन होकर नेतागण आते हैं, लेकिन हम्म। उनको कहीं ना कहीं उनकी नीति नियम के निर्धारण में बड़े बड़े आईएएस का रोल होता है। तो बहुत ऐसे अच्छी में बात। तो इस राज्य में जो आईएएस अपनी सेवा दे रहे हैं, हम्म। निसंदेह वो सवालों को घेरे में है ठीक कि है। आप इस राज्य की नहीं, इस देश की सर्वोच्च पढ़ाई को, सर्वोच्च हम्म। इम्तहान को पास करके आए हैं। और आप किस लेवल की परीक्षा को पास करके आए हैं, ये पूरी दुनिया जानती है कितनी कठिन परीक्षा है। और हम्म। इतने ऊंचे पद पर कार्यरत लोग, भारत देश की सर्वोच्च सरकारी नौकरी को करने वाले आईएएस अगर एक नीति नहीं बना पा रहे हैं अच्छा। तो बड़ा हास्यास्पद भी है। तो इस लिहाज हम्म। से इसे चुनौती के रूप में उन्हें लेना चाहिए। और इस सरकार में तो पहले ही वर्ष में कम से कम एक सटीक नीति बन जानी चाहिए। चलिए, जयराम जी जोहार। अगर होगा तो ये अच्छी बात पहली बार आप विधानसभा पहुंचे हैं, जी। क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका विधानसभा में, और वहाँ जो बहस होती है उसको कितना सार्थक मानते हैं? क्या लगता है लोगों की आशाएं आकांक्षाएं जो हैं उसको कितना पूरा होती है वो विधानसभा में? निसंदेह जैसे जो विषय पे बहस होती है, है। हम्म। जैसे मैंने विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय में वहाँ के जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके मामले को उठाया था। अच्छा। तो मेरा सवाल, चूंकि सवाल हम लोग 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले ही देते हैं हम्म। बातचीत, प्रश्न उस काल पर को अध्ययन चित्र कर के लेते हैं। माध्यम से, तो मुझे
पता चला कि एक जांच टीम वहां गई थी। इसका मतलब विधानसभा में जो सवाल आते हैं उस पर कार्रवाई तो होती है, फिर अंत में अगर जाके अगर उसमें किसी बड़े व्यक्ति का रोल है या फिर कोई बड़ा विषय है जिसको सरकार उजागर नहीं करना चाहती, भले रोक दे लेकिन काम होता है। मैंने जितने भी सवाल उठाए हैं, मैंने धरातल पर जाकर लोगों से पूछा, जैसे मैंने किसी अस्पताल का मामला उठाया, अपने क्षेत्र में मैंने ITI कॉलेज का मामला उठाया था, तो लोगों ने बताया कि विधायक जी जब आपने सवाल उठाया था तो एक टीम आई थी और पूछताछ कर रही थी, एक टीम निरीक्षण के लिए आई थी। तो जो सवाल विधानसभा के पटल पर उठाए जाते हैं, रखे जाते हैं, टीम उस यहाँ पर से जांच के लिए जाती है। निसंदेह काम होती है। बहुत अच्छी बात है। विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, सिर्फ आप ही डुमरी से जीत पाए। क्या वजह रही, क्या वजह मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि पूरे भारत की अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स करने वाले हम लोग पहले लोग। अच्छा। 30 साल से कम उम्र का लड़का पॉलिटिक्स करने आया है, अकेले नहीं, एक संगठन को लेकर, एक पार्टी को लेकर, तो हम लोग पहली पीढ़ी हैं। अगर आप जितने बड़े नेताओं का नाम जानते हैं जो कम उम्र में पॉलिटिक्स में आए हैं, चाहे वो तेजस्वी जी रहे या अखिलेश जी, तो सेकंड पीढ़ी के लीडर हैं। उनके पिताजी पहली पीढ़ी के लीडर। सही बात है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। पहले जनरेशन के लीडर हैं जो 30 साल की उम्र में राज्य को लीड करने के लिए आए हैं। हेमंत सोरेन जी दूसरी पीढ़ी के लीडर हैं, इनके पिताजी लीडर थे इसलिए हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने। तो जयराम महतो उस परिपाटी को तोड़कर आया है, तो उस लिहाज से एक विधायक का बन जाना और कम से कम 1.5 से 2 दर्जन सीटों पे सम्मानजनक वोट ले आना भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी उस दौर में जब सही बात है, राम की बात हो रही थी और एक तरफ संविधान की बात हो रही थी, एनडीए गठबंधन राम जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, इंडिया गठबंधन संविधान के नाम पर चुनाव लड़ रही थी, और उस ध्रुवीकरण के बीच एक नया लड़का आता है, एक अदना सा लड़का जिसे राजनीति का कोई अनुभव नहीं, और इतना वोट गेन कर लेना ही हमारे लिए एक गौरव का विषय है। और निसंदेह अगर हम लोग ये जो 5 साल, भले एक विधायक है लेकिन पूरे राज्य में देखा कि सबसे मुखर वही एक विधायक ही आज सदन में रहा है, चाहे कोई विषय हो, राज्य के तमाम विषयों को मैंने छूने का प्रयास किया है। तो अगर हमारा सही बात है और हमारी सक्रियता अगर ठीक ठाक रही तो हमें लगता है आगामी जो चुनाव होगा उसमें हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। जोहार जयराम जी, एक चलिए अच्छी रहे। आपको चर्चा ये हमेशा रहती है कि आपने कई सीटों पर डम्मी उम्मीदवार उतारे, क्या नहीं, डम्मी उम्मीदवार हम लोगों ने कहीं नहीं दिया, क्योंकि पहले बोला नई पार्टी है और हमने कभी अपनी गलतियों को स्वीकार करने से मैंने परहेज नहीं किया, और मैंने अपनी गलतियों को हम लोग होना भी चाहिए। हम लोग अभी नई पार्टी है, नए लड़के हैं, कुछ लोग नौसिखियां हैं, राजनीति को जानते नहीं है। एक आंधी आई थी हमारे नाम की, उस आंधी में हम लोग उसी आंधी और एक विचारधारा के नाम पर आगे बढ़े थे, तो निसंदेह कुछ खामियां रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डम्मी कैंडिडेट थे। चयन में चूंकि मान के चलिए हम लोग धनबाद और बोकारो को समझते हैं, लेकिन जब हमने सिमडेगा के प्रत्याशी को दिया, संथाल के किसी प्रत्याशी, संथाल परिणाम प्रत्याशी को दिया, तो निसंदेह उनको जांचने में, परखने में हमसे भी भूल हुई होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोई प्लानिंग के तहत दिया था। भूल हुई होगी, गलतियां हुई है, उसको मानते हैं, लेकिन ये कोई प्लानिंग का हिस्सा नहीं। अच्छा, नमस्कार। मेरा सवाल है कि चुनाव परिणाम के बाद विश्लेषकों का कहना था कि आपकी पार्टी के कारण हेमंत सोरेन को सत्ता की चाबी मिली और भाजपा को करीब 1 दर्जन सीट गंवानी पड़ी, क्या कहेंगे? देखिए, जब भी चुनाव में हार जीत होती है तो उसके कई कारण होते हैं। उन कई कारणों में अगर मुझे एक कारण मानते हैं जो कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से लगता भी है, तो इसमें अस्वीकार में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को भी आपको मानना होगा कि जरूरी नहीं था कि जो वोट परसेंटेज मुझे आया वो एनडीए को ही जाता। जैसे कि कई विधानसभा ऐसे हैं जिनमें अगर आप उन वोटों को जाकर देखें, जैसे मैंने चंदन गियारी का उदाहरण दिया था, उन्हें जो सही बात है, ये भी इस बार पॉइंट वाली बात बोले, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष रांची में रहे, बाकी अपना पड़ोसी राज्य घूमे, लेकिन अपना विधानसभा नहीं जा पाए, तो नाराज होकर उन्होंने लगे जीत कौन रहा है, विनिंग कौन हो रहा है ना, विनिंग होने का चांस है। अगर मेरे प्रत्याशी वहाँ लगता है कि वो जीत जाते हैं, या फिर उनको लगता है कि नहीं जयराम महतो का जो प्रत्याशी है वो 50 से ज़्यादा वोट लाएगा, तो शायद वो हमारे पाले में वोट करते। अभी रामगढ़ और मांडू की बात करें तो लोगों ने ये अवधारणा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लड़के 25 से 30 हज़ार वोट लाएंगे। अगर उनको मालूम होता कि रामगढ़ में मेरे प्रत्याशी 70,000 वोट लेके आएंगे, मांडू में मेरे प्रत्याशी 70,000 वोट लेके आएंगे, तो निसंदेह हम लोग वहाँ जीत जाते हैं। क्योंकि एक माइंडसेट होता है, वोटिंग के अंतिम समय एक माइंडसेट काम करता है, तो निसंदेह वो कारण हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, कई कारणों में से एक कारण हो सकता है। नमस्कार, जोहार, मैं लता। पहले तो आपको बधाई, पिछली बार जब आप आए थे तो आप एक मुखर नेता थे और इस बार हमारे विधायक बन के आए हैं। जयराम जी, आपसे सवाल ये है कि आप जेड प्लस की सुरक्षा मांग रहे हैं,
वो कौन लोग हैं जिनसे आपको खतरा है? देखिए मैंने नहीं मांगा मैडम, एक्चुअली हमें भी नहीं मालूम था। हमारे एक मित्र हैं राजेश रतन जो राजधनवार के प्रत्याशी रहे हैं और हमारे संगठन के सचिव भी हैं, तो उन्होंने एक पत्र लिखा। तो फिर हमें पता चला हमारे सहयोगियों के माध्यम से कि राजेश रतन जी ने एक पत्र लिखा है। तो फिर हमने सोशल मीडिया में हमने भी लिखा कि हम उनकी भावना का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, किंतु हमारी कोई Z+ सिक्योरिटी की मांग नहीं है। हालांकि ये सत्य है क्योंकि मैं कोयलांचल से आता हूँ और लगातार सभी क्षेत्रों में विजिट करता हूँ, तो संभावनाएं खतरे की बढ़ी है। इस बात से भी सही बात है। नहीं किया जा सकता है कि मेरे 2 अंगरक्षक, मैं चुनाव जीता तो हमें 2 अंगरक्षक मिले थे, लेकिन फिर इंटरनली उन्होंने खुद कहा कि आप 2 अंगरक्षक बढ़ा लीजिए। तो कुछ बातें हैं, हालांकि अभी 3 ही है, दूसरा चौथा अंगरक्षक इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि मेरे साथ कोई रहना इसलिए नहीं चाहता है कि वो देखते हैं कि 4-5 बजे रात को विजिट करते हैं। ये धनबाद, कोल्हान, संथाल, गढ़वा, पलामू जब मूड करता है तब चले जाते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि इनके साथ हम लोग शायद इतना भ्रमण ना कर पाए, तो लिहाजा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है चूंकि। और दूसरी बात, हम जो मेरी पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि निर्मल महतो, सुनील महतो, विनोद बिहारी महतो की पृष्ठभूमि से है। और मैं झारखंड के इतिहास को अगर खंगालेंगे और अगर आप हत्याओं के सिलसिले को उठाएंगे, तो मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, हमारे नेताओं की हत्या मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई है, तो इस बात को भी आप इनकार नहीं कर सकते। ठीक है। जयराम जी, प्रदीप डिजिटल सेक्शन से, डिजिटल से ही जुड़ा सवाल आपसे रहेगा। जब आप विधायक नहीं बने थे, चुनाव तक आपको विरोधी दल के लोग सोशल मीडिया रील इन्फ्लुएंसर की तरह देखते थे, और उन्हीं लोगों से जब अभी आपकी विधानसभा में मुलाकात होती है तब आपको बधाई देते नजर आते हैं। इस पर क्या कहेंगे? इसके बाद एक और सवाल रहेगा। जी निसंदेह, चूंकि वे लोग तूल भी नहीं देते थे, मेरा नाम डायरेक्ट लेने से भी परहेज करते थे, और अच्छा। बधाई भी देते हैं। और जो लोग राजनीति से परे चीज़ों को समझते हैं, वो लोग मानते हैं, लोहा मानते हैं कि इतनी कम आयु में विधायक बन जाना, अभी बिना किसी के सहयोग से, बिना रुपये पैसे खर्च करके, ये बड़ी बात है, ये मानते भी है। एक और सवाल रहेगा। अभी जो हाल में बोकारो में प्रकरण हुआ, वहाँ के विधायक है श्वेता सिंह, कहा जा रहा है कि आप राजनीतिक वर्चस्व बनाने की आपको हड़बड़ी है, इस पर जरा क्लैरिफिकेशन। राजनीतिक वर्चस्व हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बोकारो जिला की बात करेंगे तो बोकारो जिला में 4.5 विधानसभा, ऐसे 4.5 नहीं होता है, लेकिन मेरा ही विधानसभा आधा बोकारो आधा गिरिडीह है। तो अगर आप 4.5 विधानसभा मान लें तो चंदन क्यारी में हम दूसरे स्थान पर हैं, गोमिया में हम दूसरे स्थान पर हैं, हम बेरमो में दूसरे स्थान पर हैं, हम डुमरी जीत चुके हैं, और चास जो बोकारो है वो हम तीसरे स्थान पर हैं। तो बोकारो जिला में तो मेरा वर्चस्व बन चुका है। बोकारो की अगर हम 4.5 को 5 सीट मान लें तो 3 में हम गोमिया, चंदन क्यारी, बेरमो हम खुद हम दूसरे स्थान पर हैं, हम डुमरी विधानसभा जीत चुके हैं, 4 सीट 1 सीट में हम तीसरे नंबर पर हैं। तो वर्चस्व बनाने की हड़बड़ी है ही नहीं, वहां तो मेरा वर्चस्व स्थापित हो चुका है। मेरा सबसे अच्छा वोट परसेंटेज बोकारो जिला में है। तो ये तो समझना चाहिए जो मेरा मैंने इस प्रकार के सवाल कर रहे हैं, वो तो चुनाव में मैंने स्थापित कर दिया है कि बोकारो जिला में मेरी क्या उपस्थिति है। एक और सवाल रहेगा। आपका गाड़ी का नंबर 1947 है, लेकिन आप जहाँ से जीत कर रहे हैं, वहाँ के जो विधायक हुआ करते थे जगन्नाथ महतो, उनकी गाड़ी का नंबर 1932 था। उनकी गाड़ी भी ट्रोल होती थी और वे स्थानीय नीति और 1932 के काफ़ी समर्थक रहे, मुखर होकर अपनी बात रखते थे। तो इस पर भी कई बार विवाद, इस पर जरा आपकी कुछ 1947 का राज मतलब जानना चाहते हैं। भारत की आज़ादी की तिथि है, इसीलिए 1947, क्योंकि पहले हम लोग भी सजेशन था 1932 को ही लेकर, लेकिन चूंकि मेरा जो विधानसभा है वहाँ स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का काफ़ी गाड़ी आज भी रोड में चलता है, उनके जो वंशज हैं वे चलाते हैं, तो लोगों में कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये जो गाड़ी है वो पूर्व विधायक की है या वर्तमान विधायक की है। सही बात है। कंफ्यूज क्रिएट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हमने बोला भी आप क्या ऑप्शन है, आप देश की आज़ादी की जो तारीख है वो भी एक लैंडमार्क है, वो भी एक ब्रांड है, हमने कहा 1947 को ही हम लोग चूज करते हैं। जयराम जी नमस्ते। नमस्ते राजेश। कुछ नेताओं से आपकी खूब बनती है, इसमें बात के सांसद भी हैं। देखिए, अगर आप शुरुआती दिनों में भले वैचारिक मतभेद था लेकिन बनती थी, लेकिन बाद में चूंकि राजनीति को हम भी समझते हैं, उन्हें अब ऐसा लगता है कि हम उनके प्रतिस्पर्धी में, चूंकि स्थानीय नेता, चूंकि देखिए हर कोई अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। तो अभी 50 की आयु के आसपास है, हमारी आयु 30 से उनसे 20 साल का अंतर है, तो उनको ऐसा लगता है कि भविष्य में हम उनके सामने एक बहुत बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में उभर कर सामने आएंगे कोयलांचल की राजनीति में, और ये सत्य अकाट्य है। अगर हम जीवित रहें तो निसंदेह उभर कर आएंगे, तो इसलिए अभी फिलहाल उनसे नहीं बनता है। और यहाँ तक कि
जब वो सांसद बने तो निस्संदेह इनडायरेक्ट रूप से हमारे नाम का उन्होंने उपयोग किया भी था, भले वो कभी माने या ना माने इस बात को। अच्छा। और ये सत्य भी है, क्योंकि अगर वो सांसद भी अगर बनते हैं तो गिरिडीह से बनते हैं, वो गिरिडीह के क्षेत्र में आते हैं। धनबाद का इतिहास यही रहा है कि वहाँ बोरो प्लेयर ही उतरे हैं मैदान में। फर्स्ट टाइम अगर कोई लीडर उतरा है लोकल और खासकर ओबीसी से, तो उसका रीजन भी यही था कि वो आंदोलन, अगर ये भाषा आंदोलन नहीं होता तो ढोलू मातो धनबाद के सांसद नहीं होते। क्लियर है? अच्छा, हो सकते हैं, ठीक है। जयराम जी, तो ये बात थी। को लेकर के स्टैंड आपका क्या है? देखिए, परिसीमन से पहले जो आपको एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए कि भाई अभी क्या स्थिति है, और डेटा के अनुसार परिसीमन हो जाएगा। क्योंकि आप आखिर कब तक परिसीमन को रोकेंगे? 1971 की जनगणना के आधार पर ये हमारे पास जो सीटों का आंकड़ा है, तो लिहाजा परिसीमन होना चाहिए। लेकिन उस समय जो ST SC की सीटें होंगी उनके अनुपात में आपको सीट दे देना चाहिए। जयराम जी, अब एक सवाल का पूरा जो सेशन है वो बड़ा शॉर्टकट वाला है और सीधा जवाब से उम्मीद भी करें। अच्छा, तो जैसे अगर पूछा जाए आपसे तो कि भाजपा और झामुमो में कौन आपको पसंद है, इसको एक नंबर दें। देखिए, अभी तो फिलहाल मान के चलिए अभी समय लगेगा, अभी 2 ही महीना हुआ है। और अभी देखेंगे कि भाई सरकार के जो विधायक हैं या फिर विपक्ष के जो विधायक हैं किन के साथ हमारा तालमेल खाता है। अभी 2 महीना है। अगर अगली बार अगर आपने आमंत्रित किया आपके कार्यक्रम में, चूंकि 25 साल सिल्वर जुबली कहते हैं ना, तो शायद उस समय आपका भी कार्यक्रम होगा। उस समय अगर ऐसा या फिर कभी, तो उस समय आपको अनुभव बता पाएंगे। अभी 2 ही महीना हुआ है, तो अभी ठीक से परख नहीं पाए हैं। अच्छा। देखिए, अभी फिलहाल परिस्थितियों के अनुसार देखें तो कहीं ना कहीं अगर लोकप्रियता की बात करें तो भारत देश में तो भाई ठीक ठाक है। अब कामों की बात करें तो युवाओं में खासकर नाराजगी है कि जो नौकरियों का वादा था उस पर पूरी नहीं हो पाए। हेमंत सोरेन झारखंड के सबसे मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं, लगातार 2 चुनाव जीते हैं। हेमंत सोरेन कैसे लगता है? देखिए, अगर व्यक्तिगत बात करें तो निस्संदेह है ठीक ठाक, लेकिन जब पॉलिसियों की बात आती है, जब शासन प्रशासन को चलाने की बात आती है, तो उसमें थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं। अच्छा, कहते हैं कि आप पार्टी तो नेता को ठीक बताते हैं, वो कह रहे थे कि नेता तो अच्छे हैं जरा, लेकिन हाँ प्रभात फल नहीं आया और लेकिन पार्टी की नहीं चलेगा, तो कांग्रेस में ज्वाइन करने के लिए ठीक है। पहले बात तो हम इरफान जी को कहेंगे, भले वैचारिक मतभेद है, अलग पार्टी है, लेकिन बातचीत होती है, बड़े भाई के तौर पर हमको मानते भी हैं। और फिलहाल तो उनको यही कहेंगे कि डॉक्टर के रूप में आपको हेल्थ मिनिस्ट्री मिली है, तो थोड़ा सा इधर उधर की बातें ना करके थोड़ा सा इधर उधर की बातें में वो ज़्यादा समय देते हैं। सदन में भी उनकी आदत है बीच में टोकना, ताकि न्यूज में मीडिया में बने रहें, झड़प करना। तो उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा बिल्कुल काम पे फोकस करें। गुस्सा क्या है? अच्छा, विधायक बनने के बाद देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जब मेरी उम्र 50 साल होगी और उस समय मेरा ये व्यवहार होगा, लेकिन फिलहाल मेरी उम्र 30 साल। अच्छा, अगर मुझ में ये व्यवहार नहीं होगा तो फिर उचित नहीं है। इस उम्र के साथ नाइंसाफी होगी, इसी के साथ में चलना है। लेकिन एक मैच्योरिटी की भी उम्मीद रखता है। नहीं, मैच्योरिटी है। हम लोग बिल्कुल विषयों पर जब बात करते हैं तो परिपक्वता के साथ बात करते हैं, ऐसा बात करते हैं। जब किसी भी विषय को हम एक्सप्लेन करते हैं, जब गांव में अपना संबोधन करते हैं, किसी विषय पे हम अपना बात रखते हैं, तो लोग कहते हैं कि इसके बातों से लगता है इसकी आयु 30 नहीं है, तो 80 साल का बुजुर्ग लगता है। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि हमको समय नहीं मिला है, अगर 2-4 महीना हुआ है, हम चूज करेंगे कि जेएमएम और भाजपा में कौन है, तो किसमें मतलब अभी जो फिलहाल लग क्या रहा है कि कल चल के आपको गठबंधन करना हो किसके साथ? देखिए, वो तो भविष्य की बात है, और वास्तविकता ये कि अभी हम एक 2 धुरी के बीच आगे खड़े हैं। एक तरफ मेरा सिद्धांत है, एक तरफ है सत्ता। अगर मैं सिद्धांत की बात करूँ तो मेरा व्यक्तिगत विषय है, और अगर सत्ता की बात करूँ तो मेरे जनता का विषय है। अगर जनता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुझे सत्ता को प्रीफर करना चाहिए, और मेरी अगर व्यक्तिगत इच्छा, मेरी अगर व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुझे सिद्धांतों के साथ चलना चाहिए। तो इन 2 धुरियों के बीच मैं फिलहाल अपने आप को उस मझधार में पा रहा हूँ कि सत्ता की सिद्धांत मेरे लिए, सत्ता जनता की लिए। अगर मैं सत्ता में रहूंगा, मैं पावर में रहूंगा, अगर मैं गवर्नमेंट बॉडी का पार्ट रहूंगा तो काम आसानी से होंगे। जब मैं विधायक होके काम करवा सकता हूं तो गवर्नमेंट का पार्ट होने से मैं और इजीली काम करवा सकता हूं। अच्छा, तो अभी डिसाइडेड नहीं कर पाए। मैंने तो सार्वजनिक भी कर दिया। देखिए, वो उपहार की खरीदारी हो चुकी थी।
विभाग लौट जाता नहीं लौटता, नहीं वो कोई माननीय रख लेते, हाँ कोई माननीय रख लेते, आपका उपहार को दूसरा हाँ कोई दूसरा रख लेते हैं, या हाँ कोई माननीय या फिर कोई माननीय का सहयोगी उस उपहार को रख लेते हैं। अच्छा। इसलिए मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को पत्र भी लिखा है। पहला बात तो लिखा है कि इस प्रथा को बंद किया जाए, और उसके बाद भी अगर माननीय नहीं मानते हैं, उनको उपहार में दिलचस्पी है, तो मेरे लिए उपहार की खरीदारी ना। अगले सत्र से मैंने उनसे आग्रह किया, लेकिन इस बात से उपहार ले लिया गया था। ऐसा बात नहीं कि मैं आपको बता दूं, मैंने जो उपहार लिए मैं अपने मित्र के यहाँ, मेरे एक मित्र हैं जो शिक्षा पदाधिकारी हैं रीजनल, उन्हीं के डेरा में मैं रहता था। अच्छा। वहाँ जो गेटमैन है, तो जैसे बात एक ही महीना में रहा, मैं एक महीना पहले उस गेटमैन को ना मैं जानता था ना पहचानता था, ना वो मुझे जानता था ना पहचानता था। वीडियो में देखा होगा, चूंकि सब देखते हैं। तो मैंने एक उपहार उसे भी दे दिया। वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, ना मेरा उससे कोई नाता था, ना पता नहीं उससे कभी मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। तो मेरा जो भाव है और जो मेरा व्यवहार है, मैंने एक उपहार उसको भी दे दिया। जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उनको भी कहा कि तुम्हें अगर कोई उपहार पसंद है तो ले जाओ। तो फिर एक अटैची मिला था, वो ले गए, घर ले गए। तो कोई माननीय जो सक्षम है, लाखों रुपए जिनकी सैलरी है, वे लोग ले लेते हैं, उससे अच्छा वो गेटमैन ले गए। एक गरीब आदमी है, हम देखें उस गेट के बाहर जो छोटा सा कमरा है, उसी में उसका छोटा बच्चा पत्नी भी रहती है, तो हमने उसको उपहार दे दिया। ये अच्छा डिसीजन है, जो उपहार था मैंने ऐसा विचार लोगों के बीच होनी चाहिए। मेरे घर शायद अगर कुछ गया होगा तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं विधानसभा के बाद से एक रात भी घर में नहीं रहा, क्योंकि मैं विधायक बना हूँ डुमरी, जो गिरिडीह और बोकारो में आता है, और मेरा घर धनबाद जिला पड़ता है। और मैं आज आपको बताना चाहूँगा, मेरे घर में इसलिए मैं नहीं रहता हूँ क्योंकि मुझसे मिलने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, हजारों भी कह सकते हैं। तो उसमें कुछ लोग रात को 12 बजे भी आ जाते हैं, कुछ लोग सुबह भी 4 बजे आ जाते हैं। तो मैं वो सक्षम नहीं हूँ, मेरे घर में वो सुविधा नहीं है कि अगर वो शौचालय के लिए जाएंगे तो मेरे घर में सुविधा नहीं है। तो इसीलिए मेरा एक मित्र है, और वो तीनों सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन चूंकि वहाँ नहीं रहते हैं, अभी वो बाहर रहते हैं, तो घर खाली पड़ा है। तो मैं अपने मित्र के एक आवास है, मैं वहीं पे रहता हूँ, ताकि लोग अगर 2 लोग आए तो लोग बैठने की जगह मिले। मैं ईमानदारी से कबूल करता हूँ, अगर मेरा घर अगर 4 लोग चले जाएंगे तो शायद मैं उनको रहने की व्यवस्था भी नहीं दे पाऊँ, तो इसलिए मैं अपने घर पे नहीं रहता। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सवाल, वो बहुत शादी को लेकर के क्या विचार है, कब? देखिए निसंदेह ये तो संसार की रीत है, और अगर शारीरिक दृष्टि माने शारीरिक रूप से तो हम लोग विवाह के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाए हैं। लगे कुछ महीने लगेंगे, और अच्छा, परिस्थितियां और हालात तय करेंगे। कुछ महीने काफी होते हैं। महीने वो 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 2-3 भी हो सकते हैं। देखिए हम अपने मोबाइल में 2 मोबाइल लेके चलते हैं, उसमें फेसबुक नहीं रखे हैं। हमारे एडमिन है, वे लोग पोस्ट करते हैं। अगर कोई मामला हो तो हम व्हाट्सएप पे उनको टाइप करके सेंड कर देते हैं कि इसको पोस्ट करना है। हमारे मोबाइल में ये आपका जियो हॉटस्टार है, जो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, क्रिक बज है और इंस्टा है। ये ज़्यादातर दिन में कभी कभी हम इन चीज़ों को देखते हैं। क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, और खासकर मुंबई इंडियंस का मैच अगर हम शादी में भी अवेलेबल है तो खाना भी खा रहे हैं और मैच चल रहा है। तो ये 2-4 ऐप हमारे मोबाइल में। फेसबुक अभी नहीं चलाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय चला जाता था। लोकसभा के चुनाव के समय से हम नहीं चलाते हैं। अगर उसमें जो पोस्ट होता है वो हमारी मर्जी से ही होता है, लेकिन हमारे एडमिन करते हैं। अच्छा, नहीं वो एग्जैक्ट नहीं सर, गाड़ी में बैठे तो गाड़ी में बैठे तो मोबाइल निकाले तो अच्छा सब देख लिए, फिर अगर कोई फ़ोन आया तो फ़ोन में व्यस्त हो गए, मतलब वो रैंडमली है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और काफ़ी ऐसी बातें जो है वो काफ़ी ऐसी अंदरूनी बातें जो इस तरीके के इवेंट में जो है वो पूरे तरीके से सार्वजनिक करते हैं, दिल से बात निकलती है। चूँकि सवालात कुछ ऐसे रहते हैं और काफ़ी जो है वो शांत मिजाज के साथ लोग बैठे रहते हैं, तो ये होते हैं। काफ़ी ऐसे जो है वो बातें हुई है। पार्टी आपका है, नए उभरते हुए पार्टी को आप बनाए हैं, गठन किए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इनसे सवालात जब पूछे गए कि आगे आने वाले दिनों में आपको गठबंधन की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, तो किन के साथ में, क्या सत्ता जो जेएमएम है उनके या बीजेपी के साथ में दोस्तों, तो ये अभी वैचारिक रूप से पूरी तरीके से तैयारियों में लगे हुए हैं। अब देखते हैं, इनका कहना है कि हम देखेंगे, आकलन करेंगे। अभी तो 2 माह हुए हैं, जब वो टाइम आएगी, जब हम देखेंगे, हमें ऐसा लगेगा तो फिर उसको चूज़ किया जाएगा।
बाकी दोस्तों और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो बात करते हुए नजर आए हैं। तो ये वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों, इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।